हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अभी करंटली दिल्ली पुलिस में एज अ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वर्किंग हूँ। देखो भाइयों, मैंने इससे पहले 2018 में कांस्टेबल का एग्ज़ाम भी निकाला हुआ है। तो आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं ना, फिजिकल से रिलेटेड बातें डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि फिजिकल में क्या होता है, एक तरह से आपको अगर फिजिकल आप क्लियर नहीं कर पाओगे तो नेक्स्ट स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाओगे। इवन स्पेशली कांस्टेबल के लिए तो फिजिकल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपने 2022 की वैकेंसी में देखा होगा कि कितने लोग फिजिकल में बाहर हो गए थे। उसका रीज़न था कि बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया था, क्योंकि उनका जैसे ही एग्ज़ाम हुआ उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर हो गया और ऑल ऑफ द सडन उनका फिजिकल इन्होंने कंडक्ट करा दिया। तो आज मैं आपको ऐसी ऐसी फिजिकल से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको गलतियां एक तो नहीं करनी है और क्या प्रोसेस होता है आपका ग्राउंड पे जाने के बाद वहाँ पे। तो ये सभी हम पूरी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं अपने 2018 में जो फिजिकल हुआ था उसके एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर करूंगा। फिर 2023 में जो हमने फिजिकल दिया था, मैंने AWTPO का भी फिजिकल दिया था एंड देन एज हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का भी फिजिकल दिया था। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का जो फिजिकल दिया था वो 2017 में दिया था, जो 18 में भर्ती आई थी उसमें मैं भर्ती हो गया था। तो देखो, वजीराबाद में मेरा फिजिकल हुआ है दोनों बार। दिल्ली पुलिस के फिजिकल मेजरली 3 सेंटर्स पे होते हैं। एक होते हैं वजीराबाद में, अब पहले ही इसको पुलिस ट्रेनिंग स्कूल बोला जाता था, पीटीएस वजीराबाद और पीटीएस जड़ौदा कला। उसके सामने एक पीटीसी था जिसमें सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग होती थी। बट अभी रिसेंट में क्या किया गया है, इनके नाम दिल्ली पुलिस द्वारा चेंज कर दिए गए हैं। अब इनको दिल्ली पुलिस एकेडमी नाम रख दिया है। तो मेरा फिजिकल हर बार वजीराबाद में हुआ है। जड़ौदा कला में मैंने फिजिकल नहीं दिया, बट मैंने मिनिस्ट्रियल की ट्रेनिंग जड़ौदा कला में की है, तो मुझे वहाँ के ग्राउंड की भी रियलिटी पता है कि कैसे वहाँ का ग्राउंड है और किस हिसाब से ये लोग सिस्टमेटिक रूप से आपका जो फिजिकल कंडक्ट कराते हैं। तो 2018 में जब मेरा फिजिकल था कांस्टेबल का, तो वो भी मार्च के महीने में था। और मार्च नहीं, अप्रैल के महीने में था आई थिंक, मैं पूरा श्योर नहीं हूँ, बट अप्रैल के आसपास ही था। गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली थी, जो टाइम अब चल रहा है ना, इसी टाइम के करीब हमारे एडमिट कार्ड इशू हुए थे। तो फिजिकल के टाइम पे उस वक्त क्या था, उस वक्त मैनुअल फिजिकल होता था। लाइक आपको जो टाइमिंग दी जाती थी ना, वो उन्होंने बोल दिया स्टार्ट कर दिया और टाइमिंग स्टार्ट कर दी। कोई चिप वाला सिस्टम नहीं था, कोई वैसा सिस्टम नहीं था जो अब इन्होंने रिसेंट में इंट्रोड्यूस कर दिया चिप वाला सिस्टम। उसमें आपका इंडिविजुअल का टाइप मेजर होता है। तब क्या होता था, अब 400 मीटर का ग्राउंड होता है, उस वक्त 800 मीटर का ग्राउंड होता था। 800 मीटर के ग्राउंड में आपके 2 चक्कर लगाने होते थे। 1600 मीटर की रेस होती है। अब इन्होंने 400 मीटर का एक ग्राउंड कर दिया और उसमें कई सारे ग्राउंड्स डिवाइड कर दिए हैं। वजीराबाद में भी और झड़ौदा में भी सेम है। लड़कियों का फिजिकल जो होता है वो होता है किंग्सवे कैंप में। किंग्सवे कैंप कहाँ पे है? ये एनपीएल, न्यू पुलिस मुखर्जी नगर के पास, जो मुखर्जी नगर का मेट्रो स्टेशन है ना, गुरु तेग बहादुर गुरु जीटीबी नगर, उसके पास से उसका एग्जिट लेना पड़ता है और वहीं पे उसके स्पोर्ट्स ग्राउंड है एनपीएल का। उसमें आपके लड़कियों के फिजिकल कंडक्ट कराए जाते हैं। तो जब फिजिकल वजीराबाद में हो रहा था, उसमें क्या था देखो, 2018 की मैं आपको बताऊं तो उसमें आपके हमारी जो एंट्री थी वो जल्दी उन्होंने एंट्री ले ली थी। ऑलमोस्ट 6 बजे के करीब हमारी एंट्री हो गई थी और सारे ही बैचेस जो कंप्लीट हो गए थे वो ऑलमोस्ट 11 बजे तक सारे ही उन्होंने कंडक्ट कंप्लीट करा लिए थे, सभी सभी ग्राउंड्स में। उसमें ग्राउंड डिवाइड होते हैं, मतलब आप जब सेंटर में जाओगे ना तो 5-6 ग्राउंड उस वक्त उन्होंने डिवाइड किए हुए थे। अब शायद 4 या 5 ही ग्राउंड है, उस वक्त थोड़े ज़्यादा थे क्योंकि 800 मीटर का एक ग्राउंड उन्होंने रखा हुआ था। वहाँ पे 2018-17 में मैंने क्या फेस किया था, ये मैंने फेस किया था कि धूल उड़ रही थी बहुत ज़्यादा। तो धूल उड़ने की वजह से ना वो गले में कहीं ना कहीं बैठ रही थी। तो जैसे ही हमने रनिंग कंप्लीट की उसके बाद हमें ना, मतलब वहाँ पे मोस्टली 80% बच्चों को खांसी हो रही थी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वो धूल ऐसी चिपक जा रही थी गले में जिससे हमें बहुत ज़्यादा कफ फील हो रहा था, बार बार खांसी आ रही। तो उसमें बट वो टाइम दे देते थे, थोड़ा पानी भी प्रोवाइड कर देते, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। अभी जो मैंने 2023 में वहाँ पे फिजिकल दिया, उस वक्त मैंने ये कोई भी चीज़ किसी भी बच्चे के साथ ऐसा फेस नहीं किया, मैंने फील नहीं किया कि किसी को भी खांसी हुई हो, क्योंकि वो ग्राउंड पे अच्छे से पानी वानी छिड़क के रखते हैं। अब ट्रेनीज भी वहाँ पे ट्रेनीज रहते हैं ना, तो उनसे प्रॉपर ग्राउंड वो मेंटेन करा लेते हैं। उस वक्त शायद इतनी फैसिलिटीज़ ना रही हो, बट अब बहुत अच्छे से ग्राउंड को मैनेज किया जाता है और प्रॉपर तरीके से आपका फिजिकल कंडक्ट कराया जाता है। उस वक्त क्या किया उन्होंने, हमारे 50 बच्चों का एक ग्रुप बनाया। 50 बच्चे का ग्रुप बनाने के बाद उन्होंने हमें डायरेक्टली सबको कंसोलिडेट करके हमें इन्फॉर्मेशन दी कि भाई ऐसे ऐसे आप लोगों को अपना 6 मिनट आप लोगों को टाइम मिलेगा। कांस्टेबल में 6 मिनट, लड़कों के लिए स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, और आपको 2 चक्कर कंप्लीट करने हैं। तो उसमें एक प्लस पॉइंट क्या रहता था, उसमें प्लस पॉइंट रहता था जैसे ही उन्होंने टाइम स्टार्ट कर दिया, सभी बच्चों ने स्टार्ट कर दिया रनिंग करना। अब उसमें कई सारे तरीके के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में ही बहुत पेसअप लेके चलते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी प्रिपरेशन शायद नहीं करी होती। वो क्या करते हैं, दूसरे को और डिमोटिवेट कर देते हैं। क्योंकि जैसे ही आप रनिंग करते हो वो बहुत तेजी से भागते हैं, तो आपको लगता है कि यार मैं कहीं कहीं मैं धीरे तो नहीं भाग रहा, कहीं मुझसे फिजिकली ना हो। तो आपको क्या करना है, आपको अपने टाइम पे बिलीव करना है। देखो, मैं आपको बोल रहा हूं कि जहां पे जितना आपका ग्राउंड पे टाइम आता होगा वहां इससे ज्यादा बिल्कुल भी टाइम कम नहीं आएगा, अनटिल अनलेस आप अपनी तरफ से कोई गलती ना करें।
गलती नंबर फर्स्ट आप क्या कर सकते हैं, आप एक तो खाली पेट बिल्कुल ना दौड़ें, हल्का फुल्का कुछ ना कुछ खा के रखें। और ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि 1 बजे नंबर आएगा, बहुत ही मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर चांस होगा मेरे हिसाब से, तो जो किसी का 12 या 11:30 12 बजे नंबर आए, मतलब ज़्यादा धूप धूप में नंबर नहीं आता। उनका मोटिव रहता है, स्पेशली दिल्ली पुलिस का तो यही रहता है कि भाई टाइम से पहले इनका फिजिकल कराए, ठंड ठंड में, मतलब इनको ज़्यादा गर्मी फील ना हो, क्योंकि भाई गर्मी में प्रॉब्लम होती है बच्चों को, सभी को। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो कुछ हल्का फुल्का पेट में रखना है, ऐसा नहीं रखना है कि खाली पेट, क्योंकि खाली पेट अगर आप रनिंग करोगे तो आपकी बॉडी में जान नहीं रहेगी। जैसे आप अपने घर पे प्रैक्टिस करते हो, अपने घर पे क्या होता है, आप ग्राउंड में गए डायरेक्ट और आपने थोड़ा सा वार्म अप करके दौड़ना स्टार्ट कर दिया, बट फिजिकल में ऐसा नहीं होता है। आप घर से जाएंगे, आप टाइम से पहले अपने ग्राउंड के लिए टाइम से पहले निकलेंगे भी, भाई जहाँ भी आपका सेंटर होगा, मान लो जड़ोदा कला सेंटर है या अब वजीराबाद में आपका सेंटर है, तो आप टाइम से पहले निकलेंगे, 3 बजे निकलेंगे, कोई 4 बजे निकलेंगे, कोई एक रात पहले आ जाएगा। तो आदमी थोड़ा मेंटली और फिजिकली टॉर्चर या मतलब एक वीकनेस फील कर सकता है, या थोड़ी थकावट फटीक फील कर सकता है। तो आप लोगों को क्या करना है, पेट में हल्का फुल्का कुछ खाना जरूर है। सबसे पहले जो फिजिकल दिया था उसमें मेरे साथ यही प्रॉब्लम हुई थी कि मैंने कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि मैंने ऐसा ही देखा था, ना किसी की गाइडेंस थी ना कुछ थी। तो मेरे को क्या वॉमिट हो गया था। जब मैंने एसएससी जीडी का फिजिकल दिया था, उसमें 5 किलोमीटर की रनिंग होती है। दिल्ली पुलिस में मुझे आइडिया हो गया था कि भाई कुछ हल्का फुल्का खा लो और उससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि भाई आप ज़्यादा भागो, मतलब आप कुछ खा लोगे तो आपको शायद प्रॉब्लम हो जाए। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। देखो, बॉडी को एनर्जी के लिए कुछ ना कुछ, आप वो प्री वर्कआउट लो, कुछ भी लो। देखो, मैंने तो बनाना लिया था, थोड़ा सा बनाना और हल्का सा पानी वानी पी के, या ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हो, इस टाइप से मैंने कुछ ना कुछ खाया हुआ था। एक तो ये गलती नहीं करनी, आपको पेट में बिल्कुल खाली पेट बिल्कुल नहीं दौड़ना है। सेकंड चीज आपको ये नहीं करनी कि किसी के हिसाब से नहीं दौड़ना। आपको ये लग रहा है कि भाई ये मेरे से तेज जा रहा है तो उसको जाने दो, ऐसा मत करो कि भाई आप उसके चक्कर में ना अपना, आप स्टार्टिंग में इतना तेज पेस अप करके दौड़ लो और बाद में आप थक जाओ और आप कंप्लीट ही ना कर पाओ दौड़। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अभी मैं आगे भी और बताता रहूंगा कि क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है। उन्होंने हमारी जैसे ही रेस स्टार्ट की तो बच्चे ने भागना स्टार्ट किया, तो उसमें से बहुत से जो मैंने फील किया था, क्योंकि मेरा भी मतलब मैं उस वक्त 19 साल का रहूंगा, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने ये सोचा कि यार बच्चे बहुत तेज भाग रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि यार कहीं मुझसे रेस ना हो, ऐसा ना हो, बट फिर भी मैंने अपने पर बिलीव किया और मैं भागता गया। एंड में ऐसा हुआ, जो लड़के स्टार्टिंग में बहुत तेज भाग रहे थे ना भाई, उनसे रेस भी नहीं लगी लिटरली। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ पे जब आप 50-50 बच्चों के रोल नंबर वाइज वो आपको बैठाए रखते हैं, तो वहाँ पे ना आपको बहुत सारे बच्चे ऐसे भी मिलते हैं, वो आपसे टाइमिंग पूछेंगे, भाई तेरी कितनी टाइमिंग है। आप उससे बोलोगे भाई 5:30 टाइमिंग है, 4:45 टाइमिंग है, या ऑलमोस्ट 6 के आसपास आती है। वो अपनी टाइमिंग बताएंगे, भाई मैं तो 4:30 में मार देता हूँ, भाई मैं 4:45 में मार देता हूँ। तो भाई ऐसे लोगों से आप बिल्कुल भी बात ना करें, कोशिश करें वहाँ किसी से कोई डिस्कशन करें ही ना। आप अपनी, अगर आपने यहाँ पे ग्राउंड पे तैयारी की हुई है और आपका टाइम 6 मिनट से कम आ रहा है, तो मैं डैम श्योर हूँ कि अगर आप कुछ अपनी तरफ से गलती ना करें तो आप बिल्कुल वहाँ पे रेस मार दोगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस का स्टाफ इतना कोऑपरेटिव होता है, इतना ज़्यादा कोऑपरेटिव होता है। देखो, मैंने फिजिकल यूपी पुलिस के भी दिए, मैंने बहुत मोस्टली फिजिकल काफ़ी सारे दिए हुए हैं, बट सबसे बेस्ट उसमें जो फिजिकल कंडक्ट कराने वाली जो मुझे पुलिस लगी, वो दिल्ली पुलिस ही लगी। एक तो बहुत कोऑपरेटिव होती है, जैसे आप रनिंग करते रहते हो ना, तो बीच में बोलते रहते हैं कि भाई चलो थोड़ा सा पुश करते रहो, अपने आप को पुश करते रहो, बहुत मोटिवेट करते हैं वो लोग। तो इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि आपको किसी से कोई भी डिस्कशन नहीं करना है, आपको सिर्फ अपनी मेहनत पे विश्वास रखना है और अपने हिसाब से आपको वहां पे रनिंग करनी है। प्लस एक चीज ये, आपकी रनिंग स्टार्ट हो गई, उसके बाद आपको वहां पे, अब तो इन्होंने 4 चक्कर का प्रोविजन कर दिया, पहले 2 चक्कर का होता था, बट अब इन्होंने 4 चक्कर का कर दिया। और अब इन्होंने क्या कर दिया, आपको एक चेस्ट नंबर प्रोवाइड जो करेंगे ना, उसी में आपकी चिप होगी। अब वो चिप कैसे काम करती है, कैसे फंक्शन करती है, वो ना एक वहां पे सेंसर लगा हुआ था, मतलब 40 से 50 बच्चों को ग्रुप बनाएंगे, सेंसर लगा हुआ होता है, और उस सेंसर से आपको आगे जैसे ही आप निकलोगे ना, तो आपका टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा। फिर वो पर राउंड आपका टाइम जो है ना काउंट करता है। जैसे ही आपने सेंसर, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि कोई आगे खड़ा है तो उसको ज्यादा टाइम मिलेगा, नहीं। आप जब उस सेंसर से बाहर आगे निकलोगे ना, उसके सामने से निकलोगे, तभी आपका टाइम स्टार्ट होगा। तो आपको ये चीज बिल्कुल समझनी है कि आगे वाला अगर आपसे आ गया तो ये नहीं सोचना कि उसको मुझे हराना है। उसका टाइम उसके टाइम से स्टार्ट होगा जब से वो उस सेंसर से निकलेगा, और आपका टाइम आपके। तो इसलिए बिल्कुल लाइट मोड पे विदाउट पैनिक हुए आपको रेस स्टार्ट करनी है। रेस स्टार्ट करने के बाद आपको आराम से, जैसे आप मतलब अपने ग्राउंड पे रनिंग करते हैं, कि जिस पेस से आप रनिंग करते हैं उसी पेस से रनिंग करते रहिए। और कोशिश करिए, अगर एक दो कोई लड़का आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी सेम पेस से कर रहा है रनिंग, तो उसके साथ रनिंग करते रहे। बट एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर इन बिटवीन मीनवाइल आपको लगे कि वो लड़का अपना पेस तोड़ रहा है, तो आपको अपना पेस नहीं तोड़ना है। एंड में आपको पेस अपना धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। आपको 1 चक्कर कंप्लीट होगा, दूसरा चक्कर कंप्लीट होगा, देर आफ्टर 3rd चक्कर आपका कंप्लीट होगा, और 4th चक्कर में आपको अपनी मैक्सिमम आपको आउटपुट देना है कि भाई पूरी जान उसमें लगा देनी है। कांस्टेबल में 6 मिनट में 1600 मीटर करनी होती है लड़कों को। वहीं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एडब्ल्यू टीपीओ की बात करें, या कांस्टेबल ड्राइवर वाली बात करें, तो उसमें 7 मिनट में आपको 1600 मीटर करनी पड़ती है। तो मेरे हिसाब से हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल ड्राइवर का फिजिकल तो मतलब ना के बराबर ही है। उसमें तो यार बच्चे फेल होते हैं, कुछ होते हैं जो बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं करते, बट 6 मिनट में काफी बच्चे फेल हो जाते हैं। इवन 2022 में तो आपने देखा हो तो 80 से 90% बच्चे फिजिकल में ही फेल हो गए, जिसकी वजह से आपकी फाइनल जो कट ऑफ थी वो बहुत ज्यादा वेरी नहीं करी, वो 1-2 नंबर ही
ऊपर बढ़ी फाइनल कट ऑफ के लिए। फिजिकल होने के बाद आपका क्या होता है, फिजिकल होने के बाद जो जो बच्चे आपको ग्रुपिंग कर देते हैं, वो सब जो जो बच्चे रेस मार के आ जाते हैं उनको ग्रुपिंग कर देते हैं। उसके बाद वो एक डेटा निकालते हैं, मतलब आपसे जब आपकी चेस्ट नंबर में जो चिप है उसका डेटा उनके पास पहुंच जाता है, उस डेटा का प्रिंट निकालते हैं, उसमें जो जो बच्चे फेल होते हैं उनके रोल नंबर बोल देते हैं। उनके रोल नंबर बोलने के बाद उनको वो अलग कर देंगे। उनको अलग कर दिया, जो भी पास बच्चे हो गए उनका क्या करेंगे, उनका एक ग्रुप पिक्चर कराते हैं। वो वहाँ पे कैमरेज लगे होते हैं, प्रॉपर ग्रुप पिक्चर इसलिए कराते हैं कल को अगर कोई क्लेम करेगी भाई मेरा फिजिकल क्लियर हो गया था, मेरा फिजिकल में नाम ही नहीं है फाइनल रिजल्ट में, फिजिकल के रिजल्ट में, तो ये क्लियरेंस वहां से मिल जाती है। ग्रुप फोटो होने के बाद आप लॉन्ग जंप के लिए लेके जाते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि हमें टाइम कितना मिलेगा। लॉन्ग जंप और रनिंग के बीच में इनफ टाइम मिल जाता है। और दिल्ली पुलिस की एक बहुत बड़ी खासियत ये भी है कि अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा फटीग फील कर रहा है तो उसको वो एक्स्ट्रा टाइम दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जबरदस्ती करेंगे कि भाई आपको अभी करना है, अभी करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन वो पानी भी प्रोवाइड कर देते हैं, अगर किसी वहां पे कैंपर रखे होते हैं, आप जाके पानी भी पी सकते हैं आराम से। आप लॉन्ग जंप के लिए आप बोल सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि भाई सर मैं अभी रेडी नहीं हूं, मेरे को थोड़ी सी ज्यादा फटीगनेस हो रही है। वैसे वहां पे ऐसा मैंने तो किसी के साथ ऐसा नहीं देखा, एक आधा कोई बच्चा रहता है जिसने बिल्कुल प्रैक्टिस ही नहीं की, उसके साथ ही होता है, क्योंकि बॉडी आपकी ठंडी हो जाएगी तो आप शायद लॉन्ग जंप भी ना कर पाए, तो गर्म बॉडी में सारी चीज हो जाती है, पता नहीं लग पाता। लॉन्ग जंप में वो 3 चांस देते हैं आपको। कांस्टेबल की बात करें तो कांस्टेबल में 14 फीट लॉन्ग जंप होती है, और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल AWO TPO और कांस्टेबल ड्राइवर की अगर हम बात करें तो उसमें आपकी 12.5 फीट होती है। तो उसमें भी 12.5 फीट कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, सिंपल सी लॉन्ग जंप है, आपकी आराम से हो जाएगी। 14 फीट के लिए मैं मान सकता हूँ थोड़ा सा चैलेंजिंग है। अब लॉन्ग जंप करते टाइम आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। देखो लॉन्ग जंप में मैंने तो ये 2017 में भी मैंने ये चीज़ नोटिस की थी, और अब भी ये बाद में भी ये नोटिस की कि यार जितना हम यहाँ पे कूदते हैं ना, यहाँ पे 12.5 नापते हैं और या 14 फीट नापते हैं, वहाँ पे तो ऑलमोस्ट उससे ज़्यादा, मतलब आप ज़्यादा ही जंप ले जाते हो। अब मुझे नहीं पता कि ये मेरे साथ ही हुआ या सभी के साथ होता है। आपको बेसिकली ध्यान क्या रखना है, अगर आपको अपने स्टेप्स भी काउंट करने हैं तो उसके लिए भी पूरा टाइम देते हैं वो। ऐसा नहीं है कि आपको स्टेप्स काउंट करने के लिए मना कर देंगे। वो बहुत से बच्चे करते हैं ना कि भाई स्टेप काउंट कर लो ताकि फाउल ना हो, तो आप फाउल के लिए अपने स्टेप्स भी काउंट कर सकते हो। प्लस एक भाई मुझसे पूछ रहा था कि सर नंगे पैर करनी है या फिर आपको शूज में करनी है, तो उसमें भी जैसी आपकी इच्छा है, आप शूज में करना चाहें शूज में लॉन्ग जंप कर सकते हैं, आप नंगे पैर करना चाहें नंगे पैर कर सकते हैं, आप साइड में ही आप शूज उतार के रख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको जो ध्यान रखना है वो आपका फाउल ना हो। अगर फाउल होगा तो वो बिल्कुल ही आप चाहे 20 फीट कूद जाएं, कोई फायदा नहीं है। तो आपको बेसिकली सबसे ज्यादा ध्यान रखना है फाउल पे। अब कुछ लोग बोल रहे थे कि सर क्या जो जहां पे हम कूदते हैं, जहां पे हम जंप लेते हैं, वहां पे वो लोग कुछ ऊपर नीचे कर देते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, वैसे तो ऐसी कंडीशन होती ही नहीं है। अगर हल्का फुल्का लगता भी है ना, तो उसमें वो मोस्टली उनका जो डिसीजन रहता है वो फेयर तरफ ज्यादा रहता है कि भाई हम बच्चों को, वो फेल करने की मंशा उनकी बिल्कुल भी नहीं होती। उनकी मंशा होती है कि बच्चा किसी भी तरह पास कर जाए। बट ये भी एक चीज की गारंटी है कि 3 चांसेस से ज्यादा आपको चांस नहीं देंगे। आप चाहे कुछ भी कर लो, 3 चांस ही आपको वो मैक्सिमम देंगे, 3 चांस से ज्यादा बिल्कुल भी चांस नहीं मिलेंगे। तो कोशिश करना फर्स्ट चांस में क्लियर कर दो, ताकि सेकंड चांस में आप पे प्रेशर ना आए, क्योंकि पैनिक सा हो जाता है। 2018 में 17 में जब मैंने फिजिकल दिया था तब मेरे साथ क्या हुआ था, फर्स्ट जंप में मेरा फाउल हो गया था। तो फाउल के बाद सेकंड जंप में मेरी क्लियर हुई थी, क्योंकि सभी बच्चे मोस्टली क्लियर करते जा रहे थे, बट मेरा फाउल हो गया। तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि यार, मैं थोड़ा सा नर्वस सा भी हो गया कि यार फाउल हो गया। हालांकि जब मैं कूदा तो मैं बहुत लाइन से बहुत आगे था, जहाँ पे 14 फीट की वो लाइन चूने से लाइन खींचे रखने हैं, तो उससे तो मैं बहुत आगे था। तो मुझे लग गया था कि यार अगर मैं दो पैर कदम पीछे से भी कूद जाऊंगा तो भी मैं क्लियर कर सकता हूँ इजीली। तो मैंने नेक्स्ट उसमें वही किया कि भाई मैंने अपनी स्टेपिंग नहीं खोई और मैंने थोड़ा पीछे से कूद गया, आराम से क्लियर हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में तो यार कुछ भी ऐसा प्रॉब्लमेटिक मुझे लगा ही नहीं। 12.5 फीट थी, मोस्टली लोग क्लियर करते जा रहे थे, कुछ ही लोग थे जो उसमें भी फेल हो पा रहे थे। अब उसके मैं उनके रीजन नहीं जानता। लॉन्ग जंप बढ़ाने की अगर हम बात करें तो लॉन्ग जंप बढ़ाने के लिए मेरे हिसाब से तो सबसे बेस्ट यही है कि आप एक्सरसाइज पे ज्यादा ध्यान दें। देखिए लॉन्ग जंप आप जैसे बच्चे, मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी देखो मैं कोई फिजिकल का कोच तो हूं नहीं, मैं ये सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं जो मैंने फील किया और जिससे मुझे इंप्रूवमेंट भी मिली। एक तो सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको एक ही दिन में कंटिन्यूअसली जंप नहीं करे जाना। अगर आप कंटिन्यूअसली जंप करते रहोगे तो आपकी जंप बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। आपकी जंप बढ़ेगी आपकी एक्सरसाइज से। आपको जो एक दिन में प्रैक्टिस करनी है जंप 3, 4 या 5, मैक्सिमम 5 बार ही प्रैक्टिस करनी है। अगर आपकी क्लियर हो रही है तो 1-2 बार ही करनी है, आपको उससे ज्यादा करनी भी नहीं है। और अगर आपको थोड़ा इशू लग रहा है कि मेरी क्लियर नहीं हो पा रही है, तो आप 4-5 बार अपनी कोशिश करो, उसके बाद आप एक्सरसाइज पे ज्यादा ध्यान दो। जंपिंग करो, स्क्वाटिंग करो, और भी बहुत सारी एक्सरसाइज है कि जिससे आपके लेग्स के बीच का स्पेस थोड़ा बढ़ सके। मोस्टली जंपिंग पे स्टेयर्स करो, इस टाइप की एक्सरसाइज करो। इससे क्या होगा, आपके जो पैर है ना वो खुलेंगे। प्लस आप शॉर्ट रनिंग भी कर सकते हो, जैसे 100 मीटर का एक स्पैन मार लिया पूरा फास्ट तरीके से, या फिर आप 50-50 मीटर के मार सकते हो। क्योंकि लॉन्ग जंप एक तरह से पुशिंग गेम है। या तो आप
जहाँ से आप कूदते हो वहाँ से अपने राइट, आप पहले तो आपको पैर डिसाइड करना है कि आपके पैर में किस पैर में ज़्यादा जान है, किस पैर से आप ज़्यादा जंप ले पा रहे हो। उसमें मोस्टली लोग, मतलब जो मैंने देखा है, वो लोग पता है क्या बोलते हैं कि आप नॉर्मली खड़े हो जाओ और अपने फ्रेंड से बोल दो पीछे से मुझे धक्का दे दे, जोन सा भी आपका पैर पहले पड़ेगा ना वही आपका पावरफुल पैर रहता है, ऐसा बोलते हैं। अब मुझे इसकी सच्चाई का तो मुझे नहीं पता, बट मैं तो नॉर्मली कूद के देखता था, मुझे जिससे कंफर्टेबल लगता था मैं दोनों से कूद के देख लिया, जिसमें मुझे कंफर्टेबल लगा मैं उससे कूदना मैंने स्टार्ट कर दिया। तो आप ये वाली टेक्निक भी अपना सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है भाई, जंपिंग का हमारा ये सीन हो गया कि जंपिंग आपको, और एक चीज़ हाँ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जंपिंग में इंजरी मत करा लेना बिल्कुल भी। जंप में बहुत ज़्यादा इंजरी, नी इंजरी बहुत ईजिली हो जाती है, आपका एंकल ट्विस्ट हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना है कि आप कहीं, मतलब कई बार ऐसा होता है ना 20-25 लोग जब जंप करते रहते हैं तो हमें बहुत एनर्जी सी आ जाती है, हम सोचते हैं कि मैं 15 फीट कूद जाऊँ, मैं 18 फीट कूद जाऊँ, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। हो सकता है आप उसमें इंजरी करा लें। इंजरी कराने से क्या होगा कि आपका फिजिकल पे वो, ऐसे बहुत लोग मैंने देखे हैं कांस्टेबल के टाइम पे भी और मिनिस्ट्रियल के टाइम पे भी जिन्होंने इंजरी करा ली। इवन उसका एग्जाम्पल मैं खुद भी हूँ। मेरे को फिजिकल से 15-20 दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ गया था, तो मैं फिजिकल के टच में नहीं था, मतलब जंपिंग के टच में नहीं था, रनिंग में हल्की हल्की कर लेता था। मेरा फिजिकल ऑलमोस्ट अच्छा रहा है, मतलब अच्छा फिजिकल रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा कभी फिजिकल में दिक्कत हुई नहीं है। तो मैंने क्या किया, जब मैं वापस आया तो फिजिकल से 4-5 दिन पहले मैंने सोचा कि जंप कर लेता हूँ, फिर भी एक बार वो, जब तक आप क्लियर ना करो तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं शंका रहती ही है। तो मैंने सोचा कि यार जंप कर लेता हूँ, और जंप करने के लिए मैंने अपना, जैसे ही मैं कूदा, एक बार मैं कूद गया, उसके बाद मैं दोबारा भी कूद गया। वो 4-5 लड़के खड़े थे, उनको दिखाने के लिए मैं और ज़्यादा कूदने के लिए कूद गया, और मेरी जो एंकल है, एंकल में पेन हो गया, एंकल ट्विस्ट हो गया था। तो उससे मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बट मतलब भगवान की कृपा रही कि मैंने उस दिन भी कर ली, वो किसी भी तरह मैंने मैनेज कर लिया। 3-4 दिन मैंने अपने पैर की अच्छे से सिकाई की, ओमनीजेल ट्यूब में यूज़ कर लेता था, तो मेरे को उससे बेनिफिट मिला और मैंने वो कॉप अप कर लिया। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि एक्सरसाइज पे ज़्यादा ध्यान रखना, आप कूदने से ज़्यादा, मतलब आप बेफालतू में कूदते रहो, उससे आपकी जंप बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और थोड़ा आपको ना शूट पे ध्यान रखना पड़ेगा कि फास्ट आओ अपना, और वहाँ पे आपको एक फट्टा टाइप मिला रहता है, बिल्कुल ज़मीन के पैरेलल होता है, ज़मीन से मिला हुआ होता है, उस फट्टे से आपको कूदना पड़ता है, उससे जंप अच्छा मिलता है, बल्कि फट्टे से, लोग कहते हैं नहीं मिलता, फट्टे से मेरे हिसाब से अच्छा जंप मिलता है। तो जंप की भाई ये बात हो गई। बाकी उसके बाद जंप के बाद आपको हाई जंप के लिए लेके जाते हैं। हाई जंप कांस्टेबल की अगर हम बात करें, कांस्टेबल में हाई जंप है 3 फीट 9 इंच, और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, AWTP और कांस्टेबल ड्राइवर में है 3.5 फीट। तो 3.5 फीट वाले तो भाई ऐसे ही कूद जाते हैं लोग। 3 फुट 9 इंच भी कोई बड़ी बिग टास्क नहीं है, उसमें भी लोग कूद जाते हैं, बट कुछ लोगों के होते हैं जिनसे जंप नहीं लिया जाता, वो उसमें भी मतलब फेल हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें वो डंडा लगाए रखते हैं, वो डंडा अगर गिरता है, लोहे का डंडा रहता है आई थिंक वो, अगर वो गिरता है तो ही आपका फाउल होता है। अगर वो, मतलब आप उससे टच होके कूद गए और वो हिलता ही रहा सिर्फ, और वो गिरा नहीं, तो आप पास हो, उसमें आपको कोई भी फाउल नहीं कंसिडर करा जाएगा जब तक वो डंडा है। चाहे आप उसे हिला लो, कुछ कर लो, बस वो गिरे ना, गिरते ही आपका फाउल हो जाएगा। तो ये उसमें होता है, उसमें भी 3 चांसेस वो देते हैं। अब उसमें आप, कोई लोग सीधी जंप लेता है, कोई साइड से लेता है, कोई ऐसे लेता है, उसमें जंप का कोई भी चल जाता है कि किसी तरीके से जैसे भी आपको जंप करनी है आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कोई सीजर तरीके से करता है, कोई सीधा कूदता है, कोई उल्टा, पता नहीं कैसे कैसे लोग कूदते हैं, बैली से कूदता है, कोई कैसे कूदता है, उसका मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है। मैं तो नॉर्मल ही मतलब मैं सीजर से भी कूद जाता हूँ, और नॉर्मल भी मेरी जंप मतलब 4.5 फीट तक मैं ऑलमोस्ट कूद जाता हूँ, तो मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो उसमें भी आप, जैसे आप राइट, कोई लेफ्ट साइड से आता है, कोई राइट साइड से, उसमें भी आपको अपना पैर देखना है कि किस पैर से आपको जंप इजीली मिल रहा है। अगर आपको लेफ्ट पैर से जंप मिल रहा है तो आपको लेफ्ट साइड से आना पड़ेगा, और अगर आपको राइट पैर से जंप मिल रहा है तो आपको राइट साइड से आना पड़ेगा। नहीं, अगर उल्टा होता है, सॉरी, लेफ्ट से जंप लोगे तो राइट से आओ, और लेफ्ट से लोगे, राइट से लोगे तो लेफ्ट से आओ। इस तरीके से होता है, वो आप अपना प्रैक्टिस करके देख सकते हो। इन दोनों के बीच में भी काफ़ी टाइम होता है, क्योंकि बहुत से लोग 3-3 अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं, उसके बाद ग्रुप फोटो होती है, और फिर आपका ये होता है। हाई जंप होने के बाद अब मैं थोड़ा लड़कियों के लिए बता देता हूँ कि इनका जो फिजिकल की टाइमिंग, तो वैसे यार सबको पता है कि इनकी 800 मीटर की रेस होती, 1600 मीटर होती है 8 मिनट में लड़कियों की। हेड कांस्टेबल में इनकी 5 मिनट में 800 मीटर हो जाती है। हाई जंप इनकी 3 फीट होती है, और लॉन्ग जंप इनकी 10 फीट होती है। तो लड़कियों के लिए भी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, और लड़कियों का फिजिकल होता है किंग्सवे कैंप में। बाकी भाई अपनी डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखो अपना, जो ऐसी ऐसी जैसे चने खा लिए, सोयाबीन खा लिए, और ये मूंग दाल खा ली, मतलब आपको इस तरीके से ड्राई फ्रूट्स खा लिए। फास्ट फूड तो आपको बिल्कुल नहीं खाना है, जिससे आपका सांस ना फूले। तो इस चीज़ पे आजकल तो यार अकेडमीज इतनी आ गई हैं, मुखर्जी नगर में कराते हैं, जगह जगह लोगों ने अकेडमी खोल ली है। इतना, हालांकि इसमें बहुत बिग चैलेंजिंग टास्क नहीं है इसके फिजिकल में, बट फिर भी लोगों ने खोली हुई है, तो अच्छी बात है। अगर कोई किसी को प्रॉब्लम है और वो
एकेडमी ज्वाइन करके क्लियर कर पा रहा है तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। आई थिंक सबको, जैसे किसी का मैथ्स अच्छा होता है, किसी का मैथ्स अच्छा नहीं होता, बट वो मेहनत कर सकता है, उसको इक्वली राइट है। तो ऐसे ही उनके लिए भी यही बात है। तो बाकी प्रैक्टिस इज द ओनली की टू गेट सक्सेड। आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। और मैं ये कहूंगा कि आप ज़्यादा बहुत, मतलब किसी शिन पेन का, जैसे एक लड़का कह रहा था शिन पेन होता है, तो शिन पेन में आप बर्फ़ की सिकाई कर सकते हो थोड़ा। मतलब मैं, मेरी मम्मी तो तेल में लौंग वोंग डाल के उसको, सरसों के तेल को, बिल्कुल प्योर जो सरसों का तेल होता है उसको गर्म करके देती थी, तो मुझे ऐसी कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने उनकी मालिश बहुत की अपने पैरों की, उससे मुझे तो फायदा मिला भाई। देखो मुझे सबका नहीं पता, क्योंकि मैंने आपको बताया, देखो मैं ना कोई थेरेपिस्ट हूँ, ना फिजिकल की स्पेशली मैं कोई कोचिंग देता हूँ, तो जितनी मेरे को पता है मैं उतना ही आप लोगों को कन्वे कर रहा हूँ। उसके बाद भाई जब ये सारा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपकी आती है हाइट और चेस्ट मेजरमेंट। वो आप लोगों को लेके चले जाते हैं, ग्रुप वाइज हो जाता है, आपका ग्रुप बन जाता है, उस ग्रुप को लेके चले जाते हैं। आपकी हाइट का मेजरमेंट करेंगे। हाइट का मेजरमेंट तब होता था मैनुअल वाला, जो मशीन होती थी मैनुअल, उसमें देख के। अब तो इन्होंने वो वाला कर दिया, जो कंप्यूटर वाली वो मशीन आती है ना, जो अपने आप ही बता देती है, उसमें खड़े हो जाओ, वो हाइट बता देती है, इतनी हाइट है, इलेक्ट्रॉनिक वाली। और उसके बाद आपका वेट तो नहीं होता इसमें। फिर चेस्ट होती है। हाइट आपकी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव में तो 170 सेंटीमीटर है, और पहले दिल्ली पुलिस में हाइट के भी मार्क्स होते थे, 180 प्लस वालों को नंबर मिलते थे। अब ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। लड़कियों में 157 है, चाहे वो हेड कांस्टेबल के लिए हो चाहे कांस्टेबल हो, सबके लिए 157 है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में लड़कों की हाइट कम है, वो है 165 सेंटीमीटर, तो एक प्लस पॉइंट रहता है। बाकी 5 सेंटीमीटर का इसमें रिलैक्सेशन भी है, जो एसटी कैंडिडेट हैं या हिल एरियाज के लोग हैं। ठीक है। और इसमें एज का भी क्राइटेरिया है कि भाई 30 साल तक का ये है, फिर 30 से 40 तक का ये क्राइटेरिया है, उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है। जैसे कांस्टेबल में 7 मिनट की उनको रेस मिल जाती है, और 13 फीट की उनकी लॉन्ग जंप होती है। बाकी आपकी इसमें चेस्ट जब मेजर होती है तो 80, 85 या 81, 85 रहती है कांस्टेबल में, और मिनिस्ट्रियल में वही 78 से 82 हो गई है। तो चेस्ट में भी यार मैंने तो आज तक कोई लड़का नहीं निकलते देखा। चेस्ट में इतना कोऑपरेट करते हैं वो, मतलब पुशअप भी लगवा देते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम होती है ना, तो वो कहते हैं कि पुशअप लगा ले, कोई दिक्कत नहीं है, पुशअप लगा के उसको क्लियर ही करने की कोशिश करते हैं। ऐसा कोई, मतलब किसी किसी का एक्सपेंशन जैसे नहीं आ पाता, तो उसको पुशअप के लिए बोल देते हैं कि पुशअप कर ले फटाफट। तो आपको उसकी भी टेंशन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाइट तो देखो जितनी आपकी घर पे होगी उतनी वहाँ आएगी। हाइट में तो यार कोई क्या ही कॉम्प्रोमाइज़ होगा, बट वो फिर भी लाइट लेते हैं। ऐसा नहीं लेते कि यार बहुत खींच के ले रहे हैं, कि भाई उनका उनका यार मोटिव बिल्कुल भी आपको निकालने का नहीं होता। उनका मोटिव होता है कि यार बच्चा अगर भर्ती हो सकता है तो उसको भर्ती करना चाहिए। उनका मोटिव बिल्कुल भी, किसी भी ऑफिसर का ऐसा मोटिव मैंने तो अभी तक नहीं अपनी लाइफ में देखा, जो चाहता हो कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा निकालो। बिल्कुल नहीं, वो चाहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड किया जाए। उसके बाद जब आपके ये सब दोनों मेजरमेंट हो जाते हैं, फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सारे ही डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे प्रोवाइड करने पड़ेंगे। आपके 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अगर कोई ग्रेजुएशन किसी ने फिल किया हुआ है तो ग्रेजुएशन भी शो कर सकता है। ओबीसी सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट की जो क्रूशियल डेट है वो आपके फॉर्म की लास्ट डेट है। जो भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट थी ना, वही क्रूशियल डेट है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी वो 25-26 का फाइनेंशियल ईयर है आई थिंक, और 24-25 की इनकम सर्टिफिकेट के बेसिस पे कुछ है। क्रूशियल डेट उसमें भी सेम है, जो आपकी फॉर्म डेट की लास्ट डेट थी, फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट थी, वही उसकी क्रूशियल डेट है। बाकी इसके साथ साथ आपके जो एनसीसी के सर्टिफिकेट हैं या आरआरयू वाले सर्टिफिकेट हैं, वो भी आपके वहाँ पे आपको सबमिट करने पड़ेंगे, अगर आपको 5% या 4% जो भी रिलैक्सेशन होता है वो लेना है। और उसका भी क्रूशियल डेट सेम फॉर्म की लास्ट डेट है। कांस्टेबल में आपको ड्राइविंग लाइसेंस की बहुत ज़रूरत होती है, और ड्राइविंग लाइसेंस जैसा मैंने इसमें चेक किया है, तो इसमें ये शो कर रहा है कि आपका फिजिकल से पहले का होना चाहिए। तो अगर आपका अभी भी नहीं बना है तो आप अप्लाई कर सकते हो, बट वो लर्नर वाला नहीं हो, एलएमवी हो, लाइट मोटर व्हीकल। और आई थिंक उसमें बाइक और कार लिखा है, बाइक एंड कार नहीं लिखा। तो अगर आपके पास बाइक है तो शायद वो चल जाना चाहिए मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से नोटिफिकेशन कन्वे कर रहा है। हमारे टाइम पे जब 2017 में ये भर्ती हुई थी, उसमें भाई वो कार का भी मैंडेटरी मांगते थे। उस वक्त ऐसा नहीं था कि सिर्फ बाइक के से काम चल जाएगा, लर्नर से तो बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। इवन उस वक्त तो ये भी था कि आपका जो डीएल होना चाहिए ना, वो आपने जब फॉर्म अप्लाई किया था उससे पहले का होना चाहिए उस पर डेट। बट अब इन्होंने ऐसा कर दिया है कि फिजिकल से पहले का आपको चल जाएगा, जिस दिन आपकी फिजिकल की डेट है उससे पहले का आपको चल जाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर अभी भी आपने नहीं बनवाया तो बनवा लीजिए विदाउट डिलेइंग, इसको डिले मत कीजिए। और इसमें आप चाहे बाइक का बनवा लीजिए चाहे गाड़ी का बनवा लीजिए, दोनों आपके पास, दोनों नहीं, सिंगल बनवा लो कोई भी, क्योंकि उसमें और लिखा हुआ है, और नोटिफिकेशन की कॉपी भी आप लेके जा सकते हो अगर कोई आपको लगे कि ऐसा कुछ। वैसे मेरे हिसाब से दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि गाइडलाइंस बिल्कुल क्लियर होती हैं। ये सब होने के बाद आपके सारे वो डॉक्यूमेंट्स की वो कॉपी रखते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको वापस कर देते हैं। फिर आपका वो कंफर्मेशन हो जाता है और आपको एक बैंड दे देते हैं कि आपका फिजिकल क्लियर हो गया है। अब इसमें टाइम कितना लगता है, एक बार जब आप ग्राउंड पे चढ़ जाते हो तो विद इन 1 आवर, मतलब विद इन 1 आवर आपकी ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। 1 आवर या 1.5 आवर्स, मतलब 90 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कई बार ऐसा होता है जब वो आपके डॉक्यूमेंट्स लेते हैं तो सिस्टम पे चढ़ा रहे होते हैं, एसएससी के पोर्टल पे चढ़ाते हैं। एसएससी के पोर्टल पे चढ़ाते हुए उनको अगर सर्वर इशू आ रहा है तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। और कुछ लोग इतने बेवकूफ़ होते हैं, अपनी फोटोकॉपीज प्रॉपर नहीं करके ले जाएंगे। यार वो बोलते रहते हैं वहाँ पे कि अपनी फोटोकॉपीज को इस सीक्वेंस में लगा लो, तो इस सीक्वेंस में अपना टाइम से ही लगा के रख लेना। ऐसा मत करना कि हबड़ तबड़ एंड में करते रहो, और सबको सेल्फ अटेस्ट कर लेना।
जाओ अपना सीधा सीधा उनको दिखाओ, एक सीक्वेंस में वो बोल देते हैं कि अब 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, फिर ओबीसी सर्टिफिकेट, फिर अपना ये वाला सर्टिफिकेट, इस तरीके से वो बोल देते हैं। तो उस सीक्वेंस में अपनी फोटोकॉपीज लगा लेना, ओरिजिनल वो वहीं पे देखेंगे और आपको वापस कर देंगे। आपका फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा और सेलेक्ट होने के बाद आप अपना बाहर आ सकते हैं। तो इसमें 2018 में 17 में जब मैं गया था तो मैंने 10 बजे तक मैं बाहर आ गया था, मतलब 9 साढ़े 9 बजे तक ही मैं बाहर आ गया था, मुझे ऐसा लगता है। सेकंड ग्रुप में मेरी रनिंग हुई थी, फर्स्ट ग्रुप में नहीं, सेकंड ग्रुप में मेरी रनिंग हुई थी। और 2024 में मेरी थर्ड ग्रुप में रनिंग हुई थी, जो ऑलमोस्ट उसमें भी मैं साढ़े 9 10 बजे तक, 10 सवा 10 बजे तक मैं बाहर आ गया था, AWTP में भी और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में भी। मुझे लगता है जो लास्ट ग्रुप भागता होगा वहां पे 9 साढ़े 9 तक लास्ट ग्रुप भी भाग लेता है, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, 10 मैक्सिमम। उसके बाद आगे का प्रोसेस भी होता है ना। तो मैं रनिंग, देखो दिक्कत धूप से जो ज़्यादा होती है रनिंग की होती है, और दिल्ली पुलिस तो हमेशा यही चाहती है कि भाई ज़्यादा गर्मी में रनिंग ना ही हो, क्योंकि यार गर्मी में प्रॉब्लम तो होती है देखो। और बाकी यार देखो, कोई वैसा इशू आ जाए किसी दिन, भाई कुछ अलग तरीके का सर्वर इशू बहुत ज़्यादा है, या फिर कुछ और इशू आ जाए, कोई नेचुरल का कुछ सिस्टम हो जाएगी, बारिश होने लगे तो थोड़ा आपका लेट फिजिकल स्टार्ट हो, तो ऐसा हो तो भाई मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। बट कोशिश यही रहती है कि जल्दी से जल्दी फिजिकल कराया जाए। आप अपने फिजिकल की तैयारी मोस्टली अगर आप सुबह कर रहे हैं तो वो भी ठीक है, अगर शाम को कर रहे हैं, मैंने पर्सनली शाम को अपनी तैयारी करी थी, क्योंकि मैं एक अर्ली बर्ड नहीं हूँ, मैं एक नाइट आउल हूँ। मैं रात को लेट सोना प्रेफर करता हूँ, जल्दी उठना प्रेफर नहीं करता, तो इसलिए मैं इवनिंग में अपनी रनिंग करने जाता था। और मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, मुझे किसी भी टाइम उन्होंने भगा लिया, मेरे को कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि एसएससी जीडी के जो फिजिकल होते थे लेट लेट भगाते थे, 12 बजे भगा रहे हैं, 1 बजे भगा रहे हैं। यूपी पुलिस में भी ऐसा ही करते हैं, तो मुझे वैसे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, तो मैंने उसके लिए डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा। बाकी मुझे लगता है मैंने फिजिकल की आपकी सारी ही चीज़ें इसमें कवर कर दी हैं कि फिजिकल में आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको सबसे ज़्यादा ध्यान अपनी इंजरी का ज़रूर रखना है, और एक्सरसाइज पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए। एक्सरसाइज ही होती हैं जो आपकी बॉडी की जो मतलब नसें होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करती हैं बहुत ज़्यादा। आपको सांस जल्दी ना चढ़े, सांस फूले ना, उसके लिए आपको डाइट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, और अपनी प्रैक्टिस। आप लंबी रनिंग करना ज़्यादा प्रेफर कीजिए। आप ऐसा ना करिए कि सिर्फ 1600 मीटर भागे और उसका टाइम ले लिया और आपका टाइम नहीं आ रहा। तो आपको क्या कोशिश करनी है कि आप थोड़ा लंबा भागने की कोशिश करिए, ताकि आपकी बॉडी को ये पता लग पाए कि आपको मतलब सांस जो चढ़ता है ना, धीरे 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 वो कम होता चला जाएगा। तो आप लंबी, जिनको भी सांस की प्रॉब्लम हो रही है, तो थोड़ा डाइट पे ध्यान दे लो और थोड़ा लंबी रनिंग करो, मतलब जॉगिंग टाइप करो। ऐसा मत करो कि आप प्रेशर मत लो माइंड पे, क्योंकि जितना आप प्रेशर लोगे उतना ही आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी, और हार्ट बीट बढ़ेगी तो आपको सांस जल्दी चढ़ेगा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी भाई मेरे हिसाब से मैंने सारी चीज़ें फिजिकल के रिगार्डिंग इसमें कंप्लीट करा दी है। मेडिकल की वीडियो अगली मैं इसमें बनाऊंगा, जिसमें मेडिकल मैंने देखो, मैंने सीपीओ का मेडिकल भी दिया है, पैरामिलिट्री ने मेरा मेडिकल दिया है, मेरा फौज का मेडिकल भी हुआ है, मैंने मेडिकल सारे दिए हुए हैं। तो मुझे मेडिकल की भी सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास, जो जैसा मेरे साथ हुआ वो मेरे को पता है, वो मैं आपको इन्फॉर्मेशन सारी दे दूंगा। दिल्ली पुलिस की भी दे दूंगा और इनकी सीपीओ वाली भी दे दूंगा, क्योंकि अब मैंने सुना है कि पैरामिलिट्री फोर्सेज जो हैं, दिल्ली पुलिस का मेडिकल कंडक्ट कराएगी। तो ये चीज़ भी मैं आपको बता दूंगा। बाकी अगर कोई भी आपको लगता है कि क्वेरी रह गई है, तो आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मोहित_इन_खाकी मेरा इंस्टाग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और यूट्यूब पे आप मेरी वीडियो देख ही रहे होंगे, तो आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिए फॉर फर्दर अपडेट्स। और कोई भी क्वेरी जो आपको लगता है रह गई है, आप नीचे कमेंट्स कर सकते हो, या डायरेक्टली मेरे को आप इंस्टाग्राम पे आके पूछ भी सकते हो। मैं श्योर आपको उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। ठीक है भाइयों, नमस्कार।